नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं भी भारत के वीकली आदिवासी बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विश्व आदिवासी दिवस की चर्चा से, फिर बात करेंगे मणिपुर की अहम खबरों की। इसके बाद चर्चा होगी सलवा जुडूम के समय से दुर्दशा में जी रहे आदिवासियों की, और फिर बात सुप्रीम कोर्ट के आदिवासी और दलितों के आरक्षण में बंटवारे के फैसले पर जारी बहस की, और अंत में बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते मलेरिया संकट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। हर वर्ष 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस शुक्रवार यानी कल 9 अगस्त 2024 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस का विषय ऐसे आदिवासी समूहों के अधिकारों की रक्षा करना था जो अभी भी बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। दुनिया भर के आदिवासियों के लगभग 200 समूह अभी भी ऐसे हैं जो दुनिया के बाकी समुदायों से दूरी बनाकर रखते हैं। इन समुदायों में से कुछ ऐसे समूह हैं जो बाहरी लोगों के संपर्क में तो हैं, लेकिन यह संपर्क बहुत ही सीमित है। इन आदिवासी समूहों का बाहरी दुनिया के साथ यह शुरुआती संपर्क कहा जा सकता है। ऐसे आदिवासी समूह बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, वेनेजुएला और भारत में मौजूद है। ये आदिवासी समूह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध सुदूर जंगलों में रहते हैं और मिलकर भोजन जमा करते हैं। खुद को बाकी दुनिया से अलग रखने वाले इन आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए यह ज़रूरी है कि उनके परिवेश को बचाकर रखा जाए। और जब ऐसे आदिवासियों की बात की जा रही है तो भारत के अंडमान निकोबार जनजातियों की चिंता का जिक्र ज़रूरी हो जाता है। इन जनजातियों में ग्रेट अंडमानी, ओंग, जारवा, सेंटिनलीज और शोम्पेन जनजाति शामिल हैं। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इन जनजातियों से संपर्क करने की कोशिश की गई। पहले 1789 में डच और बाद में अंग्रेज़ों ने व्यापारिक कारणों से अंडमान द्वीप पर अपने अड्डे बनाने शुरू किए थे। इसके बाद भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति के अगले साल 1858 में अंग्रेज सरकार ने अंडमान में स्थायी अड्डा बनाया, जिसका मकसद भारत की आज़ादी में शामिल लोगों को यहाँ जेल में रखना था। जब अंडमान में अंग्रेज़ों का स्थायी अड्डा बन गया तो 1863 में ब्रिटिश सरकार ने अंडमान होम स्थापित किए और उन जनजातियों के अलग अलग समूहों के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर यहाँ कैद किया, जिन्हें आज ग्रेट अंडमानी जनजाति कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार के बयान की माने तो अंडमान होम्स की स्थापना यहाँ के आदिवासियों को सभ्य बनाने के लिए की गई थी, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि इन आदिवासी समूहों के साथ जबरन संपर्क खतरनाक साबित हुआ है। आज हालत यह है कि ग्रेट अंडमानी जनजाति का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त माना जा सकता है। सरकार आधिकारिक तौर पर यह दावा ज़रूर करती है कि स्ट्रेट आइलैंड पर अभी भी ग्रेट अंडमानी रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब यह एक मिश्रित समूह है और इसमें अपनी भाषा बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। इसी तरह से लिटिल अंडमान के ओंग या ओंगी समूह के अस्तित्व पर भी खतरा नज़र आता है। इनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। यहाँ के जारवा आदिवासियों ने बाहरी दुनिया के साथ सीमित संपर्क रखा है, तो सेंटिनलीज का बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर है। इसलिए इन आदिवासी समूहों की भाषा और संस्कृति के साथ साथ इनकी जीवन शैली किसी हद तक बची हुई है। दुनिया से अलग रहने वाले ये आदिवासी समूह जंगल के सबसे अच्छे संरक्षक हैं, लेकिन सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर दुनिया भर में चिंता व्यक्त की जा रही है। अंडमान निकोबार की जनजातियों पर काम करने वाले बुद्धिजीवी और कार्यकर्ताओं के अलावा वहां के प्रशासन में शीर्ष पदों पर काम कर चुके अधिकारियों के मुताबिक यह परियोजना शोम्पेन जनजाति को खत्म कर सकती है। इन आदिवासियों का अस्तित्व हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि भारत में अंडमान निकोबार जनजाति के लोगों के साथ संपर्क और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के बारे में पारदर्शिता अपनाई जाए। ज़रूरत है इन आदिम जनजातियों के बारे में खुलकर बात करने की, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है, क्योंकि स्वयं अंडमान प्रशासन भी इन जनजातियों के बारे में बात करते हुए गोपनीयता बरतता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद से दुनिया भर के हर उस देश में यह दिन मनाया जाता है जहां आदिवासी रहते हैं। भारत में भी अब यह दिन बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस पर जहां समुदाय के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान बचाने की चिंता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहीं इस दिन आदिवासी उत्सव भी मनाते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। देश के उत्तर पूर्व के राज्यों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस सिलसिले में त्रिपुरा में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ के सिविल सोसाइटी संगठनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित एक सेमिनार में आदिवासियों के जमीन के अधिकारों के साथ साथ स्वशासन प्रणाली यानी सेल्फ रूल पर भी चर्चा की गई। दो इशू है, मुद्दा है यहाँ एट प्रेजेंट त्रिपुरा के जो बर्निंग इशू, हम लोग उसको बर्निंग इशू बोल सकता है। रिसेंटली 1 अगस्त 2024 में एक सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दिया है। इसमें 7 जजमेंट का एक जज था। इसमें हम लोग का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डी वाई चंद्रचूड़ का लीड में इसमें 3 इशू आया मुद्दा में। जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ विद इन SC कैटेगरी में वो परमिसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल परमिसिबल सब क्लासिफिकेशन। और दूसरा मुद्दा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रीमी लेयर एमंग SC ST कैटेगरी। और जो थर्ड जो इशू है वो फैसिलिटी फर्स्ट जनरेशन, रिजर्व कैटेगरी को फैसिलिटी फर्स्ट जनरेशन को ही मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन में कोई अगर कोई बेनिफिट मिला है और वो लोग वो हायर स्टेटस अचीव कर लिया तो उसको सेकंड जनरेशन में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो 3 मुद्दा वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में वो रेज किया है, जो state government has to consider how to implement in our state. But what my thinking is, the reserve category of our state of Tripura, they are very much backward. They are not getting their due share of reservation. So before implementation, the state government should think very carefully before implementation. और एक मुद्दा है, रिसेंटली जो बांग्लादेश में जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें इट विल इन्फेक्ट डेफिनेटली इन आवर स्टेट। और मैं क्लियरली बात ये कहना चाहता हूँ, त्रिपुरा में कोई इलीगल इमिग्रेंट शेल्टर स्टेट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देने के बाद हम लोग उसको एजिटेशन करेंगे उनको रिपाट्रिएट करने के लिए, इफ़ इट हैपेंस। तो हम लोग रेडी है उन लोगों को उसको इसमें एजिटेशन करने के, बिकॉज वी द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज ऑलरेडी ओवरबर्डन एंड नाउ द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा बिकेम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इन देयर ओन लैंड। और अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 1 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका है और आज भी इसके थमने के आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। बीच बीच में शांति वार्ता की कोई खबर आती है और कुछ ही दिनों बाद फिर से हिंसा भड़क जाती है। अब राज्य के तेंगनोपाल जिले से गोलीबारी की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में यह जानकारी दी कि शुक्रवार को सशस्त्र उग्रवादी समूहों के बीच गोलीबारी हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बलों को क्षेत्र में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि दोनों उग्रवादी समूह एक ही समुदाय के हैं। बीरेन सिंह ने बताया कि हथियारबंद लोगों ने मजदूरों के एक दल पर उस समय गोलीबारी की जब वे बिष्णुपुर जिले के तोरबंग के पास CRPF की तैनाती के लिए मकान के पुनर्निर्माण का काम करने गए थे। यह माना जा रहा है कि यहाँ भड़की हिंसा केंद्र सरकार द्वारा असम राइफल्स की जगह CRPF को तैनात करने का नतीजा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इन मजदूरों पर उस वक्त हमला हुआ जब ये CRPF के लिए मकानों का पुनर्निर्माण काम कर रहे थे।
इससे पहले भी मणिपुर के कुकी-जो समुदाय ने 31 जुलाई की रात को चुराचांदपुर में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस समुदाय के लोगों ने जिले के गौथोल, खौसाबुंग और कांगवई इलाकों में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कैंडल मार्च किया था। दरअसल केंद्र सरकार ने जिले में 9वीं असम राइफल्स बटालियन की जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात कर दिया, जिससे यह समुदाय नाखुश है। सरकार के इसी फैसले की आलोचना करते हुए इन समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उधर विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मई 2023 से राज्य में चल रही हिंसा के आंकड़े पेश किए। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक के रंजीत के सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि राज्य में हुई हिंसा में 59,564 लोग विस्थापित हुए हैं और इस दौरान हुई आगजनी में 11,133 घर जलकर खाक हो गए हैं। सीएम ने बताया कि पिछले साल 3 मई से जारी हिंसा से 18,371 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और इनमें से 14,857 परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कांगपोकपी जिले में 2,156 और बिष्णुपुर जिले में 512 बैंक खातों में राशि भेज दी गई है। उन्होंने जल्द ही बाकी की राशि भेजने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पहले ही तय कर लिया था कि अब सबसे पहले उन लोगों को राशि दी जाएगी जिनके घर आग में पूरी तरह जल गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सलवा जुडूम के पीड़ितों की लंबे समय से चली आ रही दुर्दशा और पीड़ा के मुद्दे पर अंतिम रिमाइंडर जारी किया है। एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय के साथ साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी ने इस सिलसिले में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने साल 2004 से साल 2005 में सलवा जुडूम के कारण छत्तीसगढ़ से आंतरिक रूप से विस्थापित हुए आदिवासियों की आज तक जारी दुर्दशा का जिक्र किया था और इस मामले में मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी। इस याचिका के बाद भारत के शीर्ष मानवाधिकार पैनल ने यह आदेश पारित किया है। 4 जून 2005 को छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सरकार के संरक्षण अभियान के तौर पर सलवा जुडूम की शुरुआत हुई। इसमें बड़ी संख्या में आदिवासियों को हथियार थमाए गए। उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ का दर्जा देकर माओवादियों से लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया गया था। बाद में सलवा जुडूम के दौरान आदिवासियों और माओवादियों के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई और इस क्षेत्र में अनगिनत लोगों की जान गई और विस्थापन हुआ। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2005 में माओवादियों के खिलाफ शुरू हुए सलवा जुडूम के कारण दंतेवाड़ा के 644 गांव खाली हो गए और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला सुनाया। अदालत ने सलवा जुडूम को गैर कानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के दलितों और आदिवासी समुदायों को मिलने वाले आरक्षण में बंटवारे के फैसले पर बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 9 अगस्त को पार्टी के SC/ST सांसदों के 70 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सांसदों की आशंकाओं का जवाब दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों को आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने संबंधित न्यायालय की टिप्पणियों पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में जो कहा गया है वह सिर्फ एक टिप्पणी थी और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार का यह स्पष्टीकरण अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें असली मुद्दा कोटे के भीतर कोटे का है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो दलितों या आदिवासियों में कुल आरक्षण का एक हिस्सा इन समूहों के सबसे कमजोर वर्ग को दे सकती है। इस मामले पर एक राजनीतिक चुप्पी देखी जा रही है। बीजेपी ने भी अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी है, जबकि यह माना जाता है कि बीजेपी कई राज्यों में कोटे के भीतर कोटे की वकालत करती रही है।
छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के सोनपुर में कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र की मलेरिया से मौत हो गई। इस छात्र का नाम राम कुमेटी बताया गया है। यह छात्र प्री मैट्रिक छात्रावास में रहता था। स्थानीय पत्रकारों ने जानकारी दी है कि यहां रहने वाले 45 छात्र मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आदिवासी भारत से जुड़ी जरूरी खबरों के लिए देखते रहिए मैं भी भारत।